हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। संकल्प जब तूने ले लिया तो डरता है क्यों? गिरेगा, संभलेगा, पर की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए हमेशा साथियों, संघर्ष है और मेहनत है जो उस पर डटे रहना जरूरी है। चाहे आपको अभी सफलता नहीं मिली तो आपको आने वाला समय जरूर सफलता होगी, लेकिन आपको असफलता और निराश से हाथ नहीं धोना चाहिए। इसलिए कठिन से कठिन संघर्ष करना पड़ेगा और कठिन से कठिन संघर्ष के माध्यम से हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे और माता पिता का नाम जो है वो रोशन जरूर करेंगे। तो नमस्कार साथियों, सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और उम्मीद करता हूँ कि अपने साथ जो इतिहास की जो क्लासें ली है वो आपने अच्छी तरह से गहन अध्ययन कर चुके होंगे। बात करते हैं आज हम क्लास के बारे में। तो वही जो हमारा सब्जेक्ट है वो इतिहास है और मध्यकालीन राजस्थान इतिहास पढ़ा है, जिसमें से आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो विग्रहराज चतुर्थ रहेगा। विग्रहराज चतुर्थ हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। जो अर्णोराज की जो पत्नी जो कांचन थी उसका जो बेटा है विग्रहराज चतुर्थ, वही हमारे विग्रहराज चतुर्थ है। सबसे पहले बात करते हैं विग्रहराज का जो शासनकाल है वो 1153 से 1163 का शासनकाल रहा है, जो हमको अच्छी तरह से याद रखना है इसका शासनकाल। सबसे पहले बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ एक महत्वपूर्ण शासक रहा है अपने जीवन काल के अंदर और साम्राज्य मेर में। तो सबसे पहले बात कर इतिहासकार जो है वो दशरथ शर्मा भी कहते हैं। दशरथ शर्मा का ये कहना है कि इन्होंने अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल था। इसका जो शासनकाल है विग्रहराज वो अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हमने कंप्लीट कर दी। उसके बाद में हमारे गुजरात के कुमारपाल चालुक्य जो है उनको हरा दिया था। हमारे विग्रहराज चतुर्थ ने गुजरात के कुमारपाल चालुक्य को हरा दिया और 1157 ईस्वी में दिल्ली को विग्रहराज चतुर्थ ने जीत लिया तथा दिल्ली के तोमर चौहानों के जो है वो सामंत बन गए। बाद चौहानों को जो हमारे चौहानों को है वो गिरा दिया और दिल्ली के जो तोमर थे वो चौहानों के सामंत बन गए। 1157 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को फतेह कर दिया। फिर उसके बाद में है गजनी, इन्होंने गजनी के खुसरो शाह को भी हरा दिया। गजनी के 1157 ईस्वी में दिल्ली को जीता तथा गजनी के खुसरो शाह को गजनी के खुसरो शाह को हरा दिया। 1100 ये गजनी के खुसरो शाह को हरा दिया। अब हम बात करते हैं कि अजमेर में संस्कृत कंठाभरण नामक एक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की गई थी। अजमेर के अंदर संस्कृत कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी जो विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक नामक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इस पाठशाला को पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया या तोड़ दिया था। तो वही कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ दिया था। फिर उसका नाम जो है वो मस्जिद रख दिया। वहाँ पर एक मस्जिद बना दी और वहाँ पर जिसे हम 2.5 दिन के झोंपड़े के नाम से जानते हैं। अधिकतर एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलता है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा हमारे अजमेर के अंदर है, और जहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस मस्जिद को तोड़ दिया, वहाँ पर मस्जिद बना दी थी। और वही मस्जिद पे अगर पीर पंजाब शाह का अर्थ जो है वो आयोजित किया जाता है। पीर पंजाब शाह का अर्थ उस आयोजित किया जाता है वो जहाँ 2.5 दिन का झोंपड़ा हम कहते हैं अजमेर के अंदर। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम को देखते हुए मिलती है। संस्कृत पाठशाला अजमेर के अंदर किसने तोड़ा तो उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने संस्कृत पाठशाला को तोड़ दिया, वहां पर मस्जिद बनाई और इसे 2.5 दिन के झोंपड़े के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान में वहां पर पीर पंजाब शाह का अर्थ जो है वो आयोजित किया जाता है। बात करते हैं जो हमारे विग्रहराज चतुर्थ है, इसने बिसलदेव रासो नामक पुस्तक लिखी थी। बिसलदेव नामक स्थान नामक नगर की स्थापना की थी। वहाँ पर इसने तालाब व शिव मंदिर का निर्माण करा। बिसलपुर नामक नगर की स्थापना की। वहाँ पर एक तालाब और एक शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। बिसलपुर नामक नगर की स्थापना की तथा वहाँ पर तालाब व शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया हमारे विग्रहराज चतुर्थ ने। बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, वापस आगे से बात करते हैं। और उसके बाद में इसने दिल्ली के अंदर शिवलिक स्तंभ अभिलेख लगवाया था। दिल्ली के अंदर कहाँ पर शिवलिक स्तंभ अभिलेख वापस लिखते हैं यहाँ पर।
दिल्ली के अंदर शिवालिक स्तंभ अभिलेख लगा था। दिल्ली के अंदर क्या लगा था? शिवालिक स्तंभ अभिलेख लगा। क्वेश्चन आ सकता है शिवालिक स्तंभ अभिलेख किसने बनवाया था? तो हमारे विग्रहराज चतुर्थ ने। और कहाँ पर? दिल्ली के अंदर बनवाया था। और इसी अभिलेख में लिखा गया था कि टोपरा अभिलेख ठीक ना से लिखा गया था। इस अभिलेख में शिवालिक स्तंभ अभिलेख दिल्ली में बनाया गया था विग्रहराज चतुर्थ द्वारा। और इस अभिलेख में लिखा गया था कि टोपरा अभिलेख ठीक ना से लिखा गया था। टोपरा अभिलेख ठीक ना से लिखा गया था। उसके बाद में जो हमारे विग्रहराज चतुर्थ ने हरगिली नामक नाटक लिखा। जो हरगिली नामक नाटक जो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा है, जो भारवी की किराता जुर्नियन पर आधारित है। जो भारवी की किराता जुर्नियन पर आधारित है। भारवी की किराता जुर्नियन पर आधारित है। हरगली नामक नाटक लिखा था विग्रहराज चतुर्थ ने। हरगली नामक का। उसके बाद में पशु हत्या पर इन्होंने पशु हत्या पर एक हमारे विद्वान थे जो धर्मघोष सूरी थे। धर्मघोष सूरी ने उनको पूरी तरह से समझाया कि आखिरकार सब कुछ आपको आपका शासन का स्वर्ण काल है। आपने बड़े बड़े अभिलेखों का निर्माण करवाया, बड़े बड़े दिल्ली जैसे शहरों को जीत लिया। तो धर्मघोष सूरी एक महात्मा थे। उन्होंने उनको थोड़ा समझाया कि आखिरकार सब कुछ अच्छा होने के बावजूद अगर एक भी काम अच्छा न होते हैं तो आपके पूरा जो काम है वो पूरा बिगड़े हुए जैसे लगता है। तो धर्मघोष जो विद्वान थे उन्होंने समझाया कि आखिरकार आप पशु हत्या क्यों करते हैं? जब इतने बड़े बड़े आप विग्रहराज अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, बड़े बड़े शासकों को हरा रहे हो, बड़े बड़े जो शहरों को जीत रहे हो, तो आप पशु हत्या को रोक सकते हो। तो उन्होंने धर्मघोष सूरी के समझाने के बाद उन्होंने एकादशी को पशु हत्या पर रोक लगा दी थी विग्रहराज चतुर्थ ने कि आज से हमारे पशु की कोई हत्या नहीं होगी। उन्होंने रोक लगा दी क्योंकि बड़े बड़े योद्धा होते हैं, समाज होते हैं, उनके जो सैनिक होते हैं वो सब पशु हत्या करते थे। उन्होंने वहाँ पर पशु हत्या पर रोक लगा दी धर्मघोष सूरी के कहने पर। याद रखना, पशु हत्या पर रोक लगा दी किसके कहने पर? धर्मघोष सूरी के कहने पर। सूर्य के कहने पर लगा दी। अब हम बात करते हैं इसके दरबारी विद्वान। जो इसके दरबारी विद्वान कौन कौन से थे? दरबारी विद्वान था में सोमदेव ललित विग्रास। इसके दरबारी विद्वान था वो सोमदेव था। उसकी पुस्तक थी ललित विग्रहराज। उसकी पुस्तक थी ललित विग्रहराज। याद रखना, विग्रहराज चतुर्थ की जो दरबारी विद्वान था वो सोमदेव, उसकी पुस्तक ललित विग्रहराज थी। इस ललित विग्रहराज के अंदर जो ललित विग्रहराज इसकी पुस्तक है। इस पुस्तक के अंदर ललित विग्रहराज और उसकी रानी देसल देवी की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता भी है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है विग्रहराज चतुर्थ और उसकी रानी देसल देवी का प्रेम कहानी का वर्णन जो है वो किस पुस्तक में मिलता है? तो हमारे पुस्तक है वो ललित विग्रहराज। किसने लिखी? सोमल देव के द्वारा लिखी गई। सोमल देव कौन है? तो सोमल देव हमारे जो है वो विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान थे। अब हम बात करते हैं सोमल देव ने ये लिखा। और इसी पुस्तक के अंदर हमारे जो हमने अभी जो पीछे पढ़ा है गजनी के जो शासक है वो गजनी के जो हमने अभी पढ़ा था, जो गजनी के जो खुसरो शाह को इसके अनुसार, इस पुस्तक के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि गजनी की खुसरो शाह को विग्रहराज चतुर्थ ने हराया था। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके बड़ी बड़ी जो उपाधियां हैं, उपाधियों की बात करते हैं। एक तो है श्री बिसल देव, इसकी उपाधियां एक तो हमारे बिसल देव और दूसरी है उनकी कवि बंधु। इसकी उपाधियां दो है, एक बिसलदेव, एक कवि बंधु है। बिसलदेव जो है जिसने हमें अभी पढ़ा था बिसलपुर नामक नगर की स्थापना की, इसलिए इसकी उपाधि बिसलदेव दी थी। और कवि बंधु है वो हमारे पृथ्वीराज विजय ने दी थी। पृथ्वीराज विजय ने जो हमारे कवि बंधु की उपाधि दी थी, इनको किसको? हमारे पृथ्वीराज विग्रहराज चतुर्थ को कवि बंधु की उपाधि दी। दो उसकी बिसलदेव और कवि बंधु, इनकी दो उपाधियां हैं। अब हम बात करते हैं जो बिसलदेव एक नरपति नाला जैसे विद्वान थे। नरपति नाला ने बिसलदेव रासो नामक पुस्तक लिखी थी। बिसलदेव रासो नामक पुस्तक किसने लिखी? नरपति नाला ने। नरपति नाला ने क्या लिखा था? बिसलदेव रासो नामक पुस्तक।
विष्णुदेव नामक रासो पुस्तक लिखी थी, वो लिखी थी नरपति नाला ने लिखी थी। एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना है कि यहाँ नरपति नाला ने विष्णुदेव रासो नामक पुस्तक लिखी थी, वो हमारे गोडवाड़ी भाषा में लिखी थी। और गोडवाड़ी जो है हमारी मारवाड़ी की उपबोली है, हमारी जो हमारी मारवाड़ी भाषा और गोडवाड़ी भाषा लिखी थी, और गोडवाड़ी हमारी मारवाड़ी उपबोली है। और जो गोडवाड़ी भाषा है वो पाली के आहुर के बीच में बोली जाती है, गोडवाड़ी भाषा। बोली जाती है। याद रखना दोस्तों, 7 बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें यहाँ पर कंटिन्यू आ रही है, एक एक इंपॉर्टेंट है। मैं आपको शानदार तरीके से समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और आप पूरी तरह से समझ जाएगी। यहाँ क्वेश्चन टपक सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन टपक सकता है, तो याद रखना। मैंने लास्ट लाइन में वापस रिपीट कर देता हूँ कि इनके जो दरबारी विद्वान थे ललित सोमदेव के ललित विग्रहराज इसकी रचना है, पुस्तक है। और ललित विग्रहराज के अंदर इसके विग्रहराज चतुर्थ उसकी रानी देसल देवी की प्रेम कहानी का वर्णन है। और हमने पढ़ा था जो गजनी के राजा थे, वो जो गजनी के खुसरो शाह था, कि इनके भी युद्ध जो हराया था इनको, तो ये भी इनकी जानकारी इस पुस्तक में मिलती है, सोमदेव की ललित विग्रहराज के। उसके बाद में हमने पढ़ा था दरबार उपाध्याय जो है, उपाध्याय इसके विशलदेव है। और उसके बाद में दूसरी है कवि बंधु विशलदेव, विशलपुर की स्थापना उसके ऊपर मिली। और कवि बंधु जो है वो पृथ्वीराज विजय के अनुसार इसको मिली। और नरपति नाला ने नरपति नामक के विद्वान था, जैसे विशलदेव रासो नामक पुस्तक लिखी जो गोडवाड़ी भाषा में लिखी। और गोडवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है, इसलिए इसको पाली तथा अहुर के बीच में बोली जाती है। क्वेश्चन आ सकता है गोडवाड़ी भाषा कहाँ बोली, तो पाली तथा अहुर के बीच में बोली जाती है। और गोडवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली भी है। और नरपति नाला ने विशलदेव रासो नामक पुस्तक लिखी थी, इसलिए इनको गोडवाड़ी भाषा में लिखी थी। तो इस तरह से हमने जो अभी बताया विग्रहराज चतुर्थ है, ये हमारे पूरी तरह से हमने बिल्कुल बहुत बड़ी गाइड्स के अंदर, बड़े नोट्सों के अंदर, स्प्रिंग बोर्ड जैसे नोट्सों के अंदर हमने इंक्लूड किया, शामिल किया, और यहाँ पर हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमने शॉर्टकट नोट्स लिखे हैं। बोर्ड की साइज कम होने के नाते हमने बहुत बोलने का प्रयास अधिक किया और लिखने का प्रयास कम किया। इसका मतलब आप ये मत समझना कि सर नहीं लिख रहे हैं, लेकिन प्रयास करेंगे। हमारे कुछ इस समय में ये जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी, और एक जो शासक है पूरी तरह से डिटेल्स के साथ में लिखेंगे, और उसको नोट्स की तरह हम रीडिंग करेंगे। तो एक बार वापस हम पढ़ देते हैं हमारे विग्रहराज चतुर्थ को, जो है वो रिवीजन करते हैं। सबसे पहले विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल 1153 से 1163 के बीच में रहा था। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार इसका शासनकाल अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल रहा था। और उसके बाद में इसने 1147 में दिल्ली को जीत लिया तथा दिल्ली के तोमर चौहानों के सामंत बन गए। इसने गजनी के खुसरो शाह को भी हराया था। इसने अजमेर में सरस्वती कंठावर नामक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की, और तथा कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़ दिया तथा इसने एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे 2.5 दिन के झोंपड़े के नाम से जानते हैं। और उसने उसके पश्चात और उसने यहाँ पर पीर पंजाब शाह का अर्थ उत्सव आयोजित किया जाता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं, इसने विग्रहराज चतुर्थ ने विष्णुदेव रासो नामक विष्णुदेव नगर की स्थापना की तथा यहाँ पर तालाब व शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया था। और उसके बाद में जो बात है वो हमने यहाँ पर इसने हरकली नामक नाटक भी लिखा था, जो भारवी की किराता जुनून पर आधारित है। और इसने दिल्ली में शिवलिंग स्तंभ अभिलेख लगवाया था, जिसमें टोपरा अभिलेख ठीक नाम से लिखा गया था। और उसके बाद में हमने पढ़ा था, इसने धर्म को सूर्य के कहने पर इन्होंने पशु एकादशी को पशु हत्या पर रोक लगा दी, एकदम पाबंद कर दिया, पशु हत्या पर पाबंद कर दिया। उसके बाद में हमने पढ़ा था इसके जो दरबारी विद्वान थे वो हमारे थे सोमदेव ललित विग्रहराज इसकी पुस्तक है। ललित विग्रहराज की पुस्तक में हमें ये देखने को मिलता है कि जो विग्रहराज चतुर्थ है और उसकी पत्नी जो है उसकी जो पत्नी है ललित विग्रहराज, वो उनकी जो पत्नी है वो देसल देवी जो है, जो देसल देवी का जो इसका है वो उसका पूरा प्रेम जो है वो उसका प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। यहाँ पर हमारी
ललित विग्रास की पुस्तक में, और यहाँ पर हमारे गजनी के शासक खुसरो शाह कौन रहता है वो भी जानकारी हमारे इसके इस पुस्तक के अंदर मिलती हैं, जो ललित विग्रास की पुस्तक के अंदर। और उसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि इनके जो उपाधियाँ जो हैं, एक तो है बिसल देव और एक तो इनकी बिसल देव है, और इसकी दूसरी है कवि बधु। बिसल देव हमारे बिसलपुर को, जो बिसलपुर नामक नगर की स्थापना की, इसलिए इसको बिसल देव नामक बिसलपुर जो उपाधि मिली। और दूसरे हैं कवि बंधु, जो है पृथ्वीराज विजय के अनुसार इन्होंने कवि बंधु, एक तरह का कवि भी महान विद्वान रहा होगा, कवियों के अंदर शामिल था, इसलिए इसको कवि बंधु को पृथ्वीराज विजय के अनुसार दी गई। उसके बाद में हमने पढ़ा था नरपति नालन नामक विद्वान का नाम पढ़ा था, जिन्होंने हमारी विश्व देव रासो नामक पुस्तक लिखी थी, जो गोरवाड़ी भाषा में लिखी थी। और गोरवाड़ी मारवाड़ी उपबोली है, इसलिए इसे जो गोरवाड़ी मारवाड़ी उपबोली है, ये पाली तथा आहोर के बीच में बोली जाती है। इस तरह से हमने विग्रह राज शब्द को गहन अध्ययनता के साथ पढ़ा था, हमने पूरा वापस रिवीजन भी करा था। कल आते ही हम विग्रह राज शब्दों के बारे में वापस एक बार टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, रिवीजन करके नेक्स्ट जो भी टॉपिक आएगा, नेक्स्ट जो भी शासक आएगा, जैसे हमारे सोमेश्वर है, पृथ्वीराज, आगे जो सेकंड है पृथ्वीराज थर्ड है, और गोविंदराज है, हरिराज है, और हमारे ये जो टॉपिक जो विद्वान आएंगे, इसको हम गहन डीप के साथ में एक और क्लास आज छापेंगे। तो इस तरह से बने रहें और कंटिन्यू लगातार हम जुड़े रहेंगे, और एक एक शासक को टपक टपक कर पटकेंगे, ताकि वैकेंसियाँ आने वाली है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।